नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसएसएन आईएएस पीएससी क्लासेस भोपाल। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कृषि लागत और मूल्य आयोग सीपी, खाद्य सुरक्षा। इसके अंतर्गत हम जिन टॉपिकों को देखेंगे तो सबसे पहले हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, इसका एक्ट, एस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना, फंक्शन, कार्य, रोल, भूमिका और एक्टिविटीज़, गतिविधियों को देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो CACP होगा। इसके अंतर्गत हम इसके गठन की बात करेंगे, इसका नाम कब रखा गया था CACP, इसका हेडक्वार्टर, इसके ऑब्जेक्टिव और इसके अंतर्गत जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कौन कौन सी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, इनको हम देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड सिक्योरिटी पर, खाद्य सुरक्षा, उससे कौन कौन से इम्पोर्टेंट पिलर होते हैं, उसके स्तंभ कौन से होते हैं। फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट प्रोविजंस क्या क्या किए गए, क्या क्या गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए हैं, इससे संबंधित मिशन या प्लान्स को हम देखेंगे। इसके अलावा हम जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं उनकी बात करेंगे और फूड सिक्योरिटी में कौन कौन से चैलेंजेस या चुनौतियां हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले इसके उद्देश्य की बात करेंगे कि इसके उद्देश्य क्या थे। देश में सरकारी स्तर पर खाद्यान्न, अन्य सामग्री की खरीदारी, तो पॉइंट्स आप याद रखिएगा, खरीदारी, भंडारण, संग्रहण, स्थानांतरण, वितरण और बिक्री के कार्य करने के उद्देश्य से, तो फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग, स्टोरिंग, उनको स्टोर करना, कलेक्टिंग, उनका संग्रहण करना, ट्रांसफरिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, डिस्ट्रीब्यूटिंग, वितरण करना, एंड सेलिंग, बिक्री करना, सेलिंग फूड ग्रेन्स एट गवर्नमेंट लेवल इन द कंट्री। अधिनियम की बात करते हैं। एक्ट कब का था, तो फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 का है। तो भारतीय खाद्य निगम अधिनियम कब का है, 1964 का है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1965 में FCI की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट फंक्शन या कार्य की बात कर लेते हैं। किसानों से खाद्यान्नों को खरीदना व भंडारण की उचित व्यवस्था करना, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स। नेक्स्ट सरकार की ओर से खाद्यान्नों का बफर स्टॉक बनाए रखना, तो FCI का महत्वपूर्ण कार्य है ये, मेंटेनिंग द बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खाद्यान्न की उपलब्धता, जो PDS सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको फूड ग्रेन अवेलेबल कराते हैं। किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के प्रयत्न करना, तो मेक एफर्ट टू गेट द फार्मर्स अ फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, तो जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको फेयर प्राइस मिले किसानों को, इसका कार्य है। उपभोक्ताओं को सरकारी भंडारण से निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स टू कंज्यूमर्स एट फिक्स प्राइजेस फ्रॉम गवर्नमेंट स्टोरेज, तो जो भी गवर्नमेंट स्टोरेज हैं उनसे एक फिक्स प्राइस पर लोगों को खाद्यान्न प्राप्त हो। रोल की बात करते हैं, भूमिका। FCI के द्वारा खाद्यान्न खरीदारी की जिम्मेदारी निभाने से सरकार को उचित मात्रा में बफर स्टॉक रखने और PDS की मांग को पूरा करने में बहुत आसानी हुई है। गरीबों की खाद्यान्न ज़रूरतों को पूरा करने में सहयोग किया है, तो एक तो गरीबों की खाद्यान्न ज़रूरतों को पूरा करने में और दूसरा है बफर स्टॉक और PDS की मांग को पूरा करने में। Role, the FCI responsibility of purchasing food grains made it easy for the government to keep a reasonable amount of buffer stock. याद रखिएगा अच्छे से, reasonable amount of buffer stock and meet the demand of PDS यानी कि public distribution system, contributed to meeting the food needs of the poor. FCI की एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, प्रमुख गतिविधियाँ। सबसे पहली गतिविधि है खरीद, प्रोक्योरमेंट, वितरण, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, फिर PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम RPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, FCI के पुनर्गठन के लिए जो समिति थी वो शांता कुमार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी
जिसके द्वारा इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CACP कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, CACP आपके MPPSC और अन्य एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय से संलग्न कार्यालय और यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस इन एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन जनवरी 1965। लेकिन अगर हम इसके CACP की बात करते हैं, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस की, तो CACP इसका नाम जो रखा गया वो 1985 में रखा गया। हेडक्वार्टर या मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में स्थित है। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, आयोग का गठन कृषि उत्पादों के लिए संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में सलाह कौन देता है, तो CACP। द कमीशन हैज बीन फॉर्म्ड with the objective of creating a balanced and integrated price structure for agricultural products. The Commission for Agricultural Cost and Price advises to the minimum support price, याद रखिएगा, advises to the minimum support price MSP for agricultural product। गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा। फेयर एंड remunerative price FRP, fair and remunerative price is announced instead of the minimum support price for sugarcane। sugarcane के लिए हम R, ठीक है ना, FRP का इस्तेमाल करते हैं, fair and remunerative price। नेक्स्ट, गन्ना मूल्य निर्धारण की अनुमोदन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। अप्रूवल ऑफ द sugarcane pricing is made by the कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि गन्ने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है सुगरकेन के लिए। नेक्स्ट, वर्तमान में CACP के अंतर्गत 23 गुड्स को शामिल करते हैं। 7 अनाज हैं, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी। दलहन, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। तिलहन में मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, नाइजर सीड। और वाणिज्यिक फसलों को सीरियल क्रॉप्स की बात करें तो खोपरा, गन्ना, कपास और कच्ची जूट को शामिल किया जाता है। इस तरीके से 23 गुड्स जो हैं वो CACP के अंतर्गत मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश की जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि MSP कितनी वस्तुओं, 23 वस्तुओं के लिए। CACP recommended MSP for 23 commodities which comprise 7 cereals, 5 pulses, 7 oilseeds and 4 commercial crops। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। तो खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार खाद्य सुरक्षा के 4 स्तंभ हैं। तो अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, फूड सिक्योरिटी है बेसिकली 4 पिलर्स। तो इन्होंने 4 पिलर्स बताए। सबसे पहला उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, खरीद सामर्थ्य, अफोर्डेबिलिटी, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन और स्थिरता, स्टेबिलिटी। उपलब्धता, तो खाद्य हर समय और सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, तभी खाद्य सुरक्षा है। तो अवेलेबिलिटी, फूड शुड बी अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी एट ऑल टाइम्स एंड एट ऑल प्लेसेस। फिर है खरीद सामर्थ्य, अब उपलब्ध है लेकिन कोई खरीद नहीं पा रहा है तो भी खाद्य सुरक्षा नहीं होगी। अफोर्डेबिलिटी, खाद्य सस्ता और खरीद के लिए वहन योग्य होना चाहिए, अर्थात लोगों के पास खाद्य की खरीद के लिए आर्थिक पहुंच हो, पर्याप्त आय मौजूद हो। अफोर्डेबिलिटी, फूड शुड बी अफोर्डेबल, दैट इज पीपल शुड हैव इकोनॉमिक एक्सेस, एम्पल इनकम टू बाई फूड। ठीक है ना, तो इकोनॉमिक एक्सेस भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, खाद्य सुरक्षित और पौष्टिक होना चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ जीवन के लिए अवशोषित कर सके। Food should be safe and nutritious that body can absorb for a healthy life and finally, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं, स्थिरता, स्टेबिलिटी। खाद्य प्रणाली यथोचित रूप से स्थिर होनी चाहिए क्योंकि खाद्य प्रणालियों में उच्च स्थिरता न केवल
गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है बल्कि राजनीतिक और सामाजिक प्रणालियों की स्थिरता को भी खतरे में डालती है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। द फूड सिस्टम should be reasonably stable as high volatility in food system impact adversity not only the poor but also endangers the stability of political and social system। अगर खाद्य सुरक्षा नहीं होगी, फूड सिक्योरिटी नहीं होगी और इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ये सिर्फ ना गरीबी लोगों पर प्रभाव डालेगी बल्कि राजनीतिक सामाजिक प्रणालियों को भी स्थिरता को खतरे में डालती है। तो इस तरीके से हमने 4 पिलर्स देख लिए आपके फूड सिक्योरिटी के। पहला अवेलेबिलिटी उपलब्धता, दूसरा खरीद सामर्थ्य अफोर्डेबिलिटी, तीसरा एब्जॉर्प्शन अवशोषण और चौथा स्थिरता। अब सरकारी प्रयास क्या किए गए हैं, गवर्नमेंट एफर्ट्स जो हैं फूड सिक्योरिटी के लिए। तो एक तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। आपको पता है इसके अंतर्गत 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो इस तरीके से प्रोविजन किए गए। 1 रुपये किलो मोटा अनाज, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल का प्रावधान किया गया है। टू प्रोवाइड क्विक डायग्नोसिस ऑफ हंगर एंड मालन्यूट्रिशन प्रॉब्लम एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। तो भूख व कुपोषण की समस्या का शीघ्र निदान खाद्यान्न रियायती दरों पर उपलब्ध कराना। फिर नेक्स्ट है ग्रामीण आजीविका मिशन, तो रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011, अंत्योदय अन्न योजना 2000, अंत्योदय अन्न योजना 2000, मिड डे मील 1995, मिड डे मील प्लान 1995। फिर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से इंश्योर करते हैं फूड सिक्योरिटी, तो FAO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस हैं खाद्य सुरक्षा में, तो पहला चैलेंज है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण काफ़ी सारी समस्याएं जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को देखने को मिलती हैं और उसके कारण फसलें जो है जल्दी पकने लगती हैं जिससे प्रोडक्शन कम हो जाता है। ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक जनसंख्या, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण भी फूड सिक्योरिटी में समस्याएं आती हैं। करप्शन, भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण है। पीडीएस सिस्टम वगैरह में आप देखते हैं कि करप्शन एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हो रहा है। पॉवर्टी, गरीबी और लैक ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा की कमी जो है इसमें भी चैलेंजेस के रूप में काम करते हैं। कई सारे लोग होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें कौन कौन सी खाद्य सुरक्षाएं सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन, करप्शन, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन। तो इस तरीके से हमने अपने 3 टॉपिक FCI, CACP और खाद्य सुरक्षा को आज डिस्कस किया, इनके उद्देश्य और बाकी सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा। इससे संबंधित क्वेश्चंस हमने देखे कि CACP का गठन कब किया गया था 1965 में, इसके नाम कब CACP किया गया तो 1985 में किया गया था। इसके MSP के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, उन्हें कौन कौन सी कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा के 4 महत्वपूर्ण पिलर्स कौन कौन से हो रहे हैं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। 2013 का है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये सारी मिड डे मील भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि मिड डे मील स्कीम कब स्टार्ट हुई थी, 1995 में। अंत्योदय योजना 2000 की है। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया, इनके संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको प्रोवाइड की। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिए। निश्चित रूप से आप मेंस में जब इन क्वेश्चंस का उपयोग करेंगे तो आपको अधिकांश मार्क्स यहाँ पे प्राप्त होंगे। थैंक यू वेरी मच।